Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 28th October of 2020 and it's a Wednesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, अटॉर्नी जनरल जो है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो किस आर्टिकल में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के? अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में मेंशन है, ये आपको बताना है, आर्टिकल का नंबर। दूसरा क्वेश्चन आता है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो कब फाउंड किया गया था? वो कब फॉर्म किया गया था, ये आपको बताना है। वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या कहते हैं, आपको बताना है वो कब फॉर्म किया गया था, किस ईयर में फॉर्म किया गया था, आपको ये बताना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। जो कोई वीडियो देखे, इन आंसर्स का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आप गूगल कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी सर्च कर सकते हैं, आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247 या डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक से। ये क्या कहते हैं, लोगो आप देख रहे होंगे, इस लोगो पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर सारे PDF नोट्स आपको मिल जाते हैं, जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, पूरे PDF नोट्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ हम लोग मीन्स आंसर राइटिंग भी करते हैं। यहाँ पे लोग अपने एक आइडियल आंसर्स देते हैं, जो आप चेक कर सकते हैं, आप भी अपने आंसर्स लिख सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, वो चेक किए जाएंगे और आपको भेज दिए जाएंगे। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ आती है, यूएस टू सपोर्ट इंडियाज डिफेंस ऑफ टेरिटरी, कि पोम्पियो रेजेस सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम चाइना आफ्टर 2+2 टॉक्स। कि पोम्पियो ने रेज किया है सिक्योरिटी थ्रेट चाइना से 2+2 टॉक्स के बाद, ऐसा इसमें कहा गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि वो सपोर्ट करेगा इंडिया टू डिफेंड इट्स टेरिटरी, क्या कहते हैं कि वो सॉवरेनिटी और लिबर्टी बनाए रखने के लिए यूएस उसकी हेल्प करेगा। ऐसा यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल पोम्पियो ने कहा है कि जैसे ही इंडिया चाइना की टॉक हुई, 2+2 टॉक्स हुई, तो उसके बाद कहा जा रहा है कि जो इंडिया की टेरिटरी है वो उसको डिफेंस की ज़्यादा ज़रूरत है, उसको सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस पर यूएस पूरी हेल्प करेगा। एड्रेसिंग द मीडिया, उन्होंने कहा कि इंडिया यूएस के बीच में तो 2+2 डायलॉग हुआ न्यू दिल्ली में। मिस्टर पोम्पियो ने कहा कि चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टी इज़ नो फ्रेंड टू डेमोक्रेसी, कि जो CCP है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, वो किसी की फ्रेंड नहीं है डेमोक्रेसी इंडिया की। क्या कहते हैं, इंडिया को हेल्प नहीं करेगी, वो कभी भी अटैक कर सकती है। तो यूएस हर तरह से हर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए वर्क करेगा इंडिया को। इसमें ये भी लिखा है, द ऑब्जर्वेशन अबाउट द थ्रेट टू इंडियन सॉवरेनिटी केम एज न्यू दिल्ली, जैसे अभी नया एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन जियोस्पैटिकल कोऑपरेशन। तो देख लेते हैं ये बैका है क्या, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। बैका, बैका को अलग से देख लेते हैं। बैका, बैका अलाउ करेगा इंडिया टू यूज़ द जियोस्पैटिकल मैप्स, जो यूएस के जियोस्पैटिकल मैप्स हैं उनको यूज़ करने के लिए, जिससे वो अपनी मिलिट्री एक्यूरेसी बढ़ा सके, और क्या कहते हैं जो हार्डवेयर सिस्टम्स हैं, जो वेपन्स हैं, क्रूसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल, उनको हेल्प कर सके। बेका एक इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर होगा इंडिया के लिए आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यूज़ करने के लिए, जैसे प्रेडेटर बी, यूएसए का प्रेडेटर बी, क्योंकि यूज़ करता है स्पेशल डाटा एक्यूरेट स्ट्राइक्स ऑन एनिमी टारगेट्स के लिए। जो बेका है वो वन ऑफ द 4 फाउंडेशन मिलिट्री कम्युनिकेशन एग्रीमेंट्स है। ये 4 फाउंडेशन मिलिट्री कम्युनिकेशन एग्रीमेंट्स है, उनमें से बेका भी एक है। बाकी जो है वो है जिसोमिया, लेमाओ और सिस्माओ। तो इनिशियली हमने देखा था कि इंडिया हैज़ रिजर्वेशन टू जियोस्पैटिकल मैपिंग, जैसे नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स पे, तो हमने देखा था कि इंडिया रिजर्वेशन था कि वो जियोस्पैटिकल मैपिंग यूज़ कर सकता था। वे फॉरवर्ड इसका क्या हो सकता है कि बेका साइन करने से एक इंडिया को एक फ़ायदा होगा कि वो न्यूट्रलाइज कर सकता है जो रशिया, चाइना, पाकिस्तान एक्सिस है, उनका जो मैरीटाइम डोमेन है, जो स्टेबिलिटी है इंडो पैसिफिक रीजन में, जो वो लोग अपनी बढ़त दिखाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये इससे हेल्प हो सकती है। इंडिया का क्या कहते हैं मैरीटाइम इंटरेक्शन बढ़ सकता है क्वाड कंट्रीज़ के साथ, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया अपनी पावर स्ट्रेंथन कर सकता है। स्ट्रेटेजिक हैंडिंग हो सकती है, जो एक रिलेशनशिप लाएगी पावरफुल कंट्रीज जैसे यूएसए के साथ। हमारे यूएसए के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं, लेकिन ये बेका साइन होने से हमारे रिलेशनशिप और अच्छे हो सकते हैं। इंडिया यूएसए स्ट्राइव टू कंप्लीट अनफिनिश्ड एग्रीमेंट्स, और जो अनफिनिश्ड एग्रीमेंट्स है इंडिया यूएसए के बीच में, वो भी कंप्लीट होने की बात की गई है, और कहा गया है कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप बनाए रखेगी इंडिया यूएस। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं।
अगली न्यूज़ आती है, नाउ आउटसाइडर्स कैन बाय लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर। कि जो नए सेंटर ने नए लैंड लॉस की बात की गई जम्मू कश्मीर में, इसमें कहा गया है जो पीपल इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स जो जम्मू कश्मीर के बाहर के हैं वो भी क्या कहते हैं इसमें परचेज कर सकते हैं लैंड यूनियन टेरेटरी में एज न्यू लॉन। जो नए लैंड लॉज हैं उस रीजन के उसमें बताया गया है। जब से ये नॉन डाइल्यूटेड वर्जन हुआ आर्टिकल 370 का, उसके बाद इसे जोड़ा गया है। तो उसमें एक ये भी लिखा है कि जो अमेंडमेंट हुआ था जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट संवत 1996, उसमें कहा गया था जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं जम्मू कश्मीर के वो सिर्फ कैन परचेज एग्रीकल्चर लैंड, वो सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं। नो सेल, नो गिफ्ट, एक्सचेंज और मॉर्टगेज ऑफ द लैंड शैल बी वैलिड इन फेवर ऑफ पर्सन हु इज नॉट एन एग्रीकल्चरिस्ट। कि कोई भी गिफ्ट तरह से या एक्सचेंज करके पैसे आप किसी कोई एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चरिस्ट से ही एग्रीकल्चरिस्ट में ही जाएगी। जो खेती करता है वो अपनी ज़मीन कोई किसान अपने किसी दूसरे किसान को ही बेच सकता है। तो इस क्या कहते हैं उस लॉ में ऐसा था। इसमें ये भी लिखा है नो लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस शैल बी यूज फॉर एनी नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस। कि जो भी कोई भी लैंड है वो अगर खेती बाड़ी के लिए यूज़ होती है तो खेती बाड़ी के लिए यूज़ होगी और किसी नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर आपको देता है एक्सेप्शन तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब देख लेते हैं ये क्या लिखा है इसमें ओपन फॉर सेल। क्या फीचर्स हैं नए जो जम्मू एंड कश्मीर लैंड लॉज आ रहे हैं। उसमें जो न्यू लैंड लॉज हैं वो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं परमानेंट रेजिडेंट्स ओवर लैंड इन द यूनियन टेरिटरी की। जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं वहाँ पे उनको ज़्यादा कहते हैं फ़ायदा होगा वहाँ पे लैंड लेने के लिए। पीपल जो इन्वेस्टर्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में लैंड खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी ये हेल्प करेगा। एक बार होगा एग्रीकल्चर लैंड में कि वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड को सिर्फ टू बी यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर की वो जो एग्रीकल्चर लैंड है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो, ना कि नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। लैंड ट्रांसफ़र की जा सकेगी एक फेवर ऑफ पर्सन की किसी फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर या किसी भी पर्पस के लिए की जा सकेगी। आर्मी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ कॉप्स कैन डिक्लेयर एन एरिया एज स्ट्रेटेजिक एरिया की। आर्मी ऑफिसर किसी कॉप्स कमांडर लेवल से बिलो का होगा वो उसे किसी भी एरिया को स्ट्रेटेजिक एरिया नहीं कहा सकता। तो ये सब सारे लैंड लॉस हैं जो आने वाले हैं और जिससे ये क्या कहते हैं चेंजेस हो सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है डेड लेटर कि चिलियंस हैव गिवन देमसेल्फ फॉर अ चांस टू चार्ट आउट एन इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन। जो चिलियंस है चाइल्ड कंट्री, उसने कहा है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से लिखेगा, उसमें चेंजमेंट है उसमें उसको रिप्लेस किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। लास्ट ईयर ही हमने देखा था कि एक मास प्रोटेस्ट हुआ। कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट जो थे सेबेस्टियन पिनेरा, उन्होंने एग्री किया था कि एक रेफरेंडम की रीराइट किया जाएगा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन। जो पहले लिखा गया था वो उस वक्त मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी ऑगस्टो पिनोचेट की। तो उसको बाद जो अब था संडे को हमने देखा कि 78% चिलियंस ने वोट किया इन फेवर ऑफ रिप्लेसिंग द चार्टर की कॉन्स्टिट्यूशन जो वहाँ का चार्टर उसे रिप्लेस किया जाए। 78% चिलियंस ने ऐसा कहा। हमने ये भी देखा कि प्रोटेस्टर्स ने भी एक हर्डल बनाया कि सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए कि जो नए डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए। प्रोटेस्टर लास्ट ईयर से ही हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा इरप्ट हुआ था, प्रोटेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला था इसी चक्कर में कि वह उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदला जाए क्योंकि उसमें कई रिफॉर्म्स हैं वो बहुत गलत हैं और कई रिफॉर्म्स लाने की उसमें बहुत ज़रूरत है। पिनोचेट ने कहा कि एक इंक्रीज की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन और हेल्थ केयर में और स्ट्रेंथिंग करने की हमारी राइट इंडिजिनस कम्युनिटीज़ से, इससे हमें फ़ायदा होगा ऐसा उन्होंने कहा है। इसमें यह भी कहा गया एडिटोरियल में कि रिप्लेसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू अ 2 ईयर प्रोसेस की कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस करना 2 ईयर का प्रोसेस हो सकता है। नेक्स्ट ईयर हमने देखा है कि चिलियंस में भी इलेक्शन होने वाले हैं 155 मेंबर असेंबली जो एक नया डॉक्यूमेंट बनाएगी विच विल देन पुट टू प्लेब्सिट इन टू 2022 कि अगले साल 155 मेंबर जो असेंबली है वो एक नया डॉक्यूमेंट बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस करने के लिए। फिर 2022 में उसको क्या कहते हैं फिर से पुट किया जाएगा प्लेब्सिट में जो वहाँ का है असेंबली, वहाँ पे इसको रिप्लेस करने के लिए। ये एक ऑफर हो सकता है, एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है सिस्टमैटिक रॉन्ग्स ऑफ द पास्ट जो गलती हुई है इन पास्ट में उनको सही करने की। हमें नए इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम बनाए रखने के लिए वहाँ पे और क्या कहते हैं गवर्नमेंट इलाइट्स और बिजनेस क्लासेस बट ऑल्सो फॉर चिल्ड्रंस की
जिसके हर किसी को हेल्प हो, जो गवर्नमेंट एलाइट्स या बिजनेस क्लासेस सिर्फ उन्हीं को नहीं, नॉर्मल इंसान को भी, जो चिलियंस हैं उनको हेल्प हो। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की गई है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है इंडियाज डिस्कॉम स्टेटस मोर देन द सम ऑफ इट्स पास्ट। कि जैसे हम इसमें पूरे में बताया गया, डिस्कॉम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो एक तरह से वीकेस्ट लिंक है इलेक्ट्रिसिटी चेन में। कि जैसे हमने देखा कि इंडिया की ग्लोबल पार्टनरशिप है रिमूव ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी लाने के लिए और एम्बिशन स्मार्ट एनर्जी लाने के लिए। इसलिए ये जो डिस्कॉम्स है ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। जैसे हमने देखा कि ये जो डिस्कॉम्स होती है वो यूटिलिटी पहले बाय करती है पावर जनरेटर से, फिर कंज्यूमर्स को देती है। तो इस तरह से जो हमने देखा है कि कई लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ इन लोगों का रह गया है। लगभग जो पिछले साल, जो अभी इसी साल कोविड-19 का इकोनॉमिक शॉक, जो सख्त स्टिमुलस पैकेज लाया गया था 20 लाख करोड़ का, उसमें से 90,000 करोड़ जो था वो डिस्कॉम्स के लिए था, क्योंकि उन्होंने जो लोन लिया था क्या कहते हैं जनरेटर्स को पे ऑफ करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए। और फिर हमने देखा कि उसे अपग्रेड कर दिया गया 90,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़। तो क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा था इसलिए ऐसा करा गया। तो इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कॉम्स के बारे में बताया गया, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज किस तरह से वर्क करती है, क्या क्या स्कीम्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं अपने से भी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगला एडिटोरियल आता है इंडियाज आउटरीच टू म्यांमार। की इंडिया का आउटरीच की जरूरत है म्यांमार तक पहुंचने के लिए। रीजन विजिट में हमने देखा फॉरेन सेक्रेटरी जो हमारे हैं हर्षवर्धन श्रृंगला और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज नरवणे जो म्यांमार गए थे, उससे देखा जा सकता है कि इंडिया का एक मल्टी डायमेंशनल इंटरेस्ट है कंट्री में, और एक टाइज बनाने के लिए दिल्ली और नेविप्टाओ जो वहाँ की कैपिटल है उनके बीच में इंडिया और म्यांमार का एक रिलेशन अच्छा हो जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस विजिट में। और वे विजिट्स इन फ्यूचर होनी चाहिए। इस वक्त की विजिट इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इस वक्त वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं। तो क्या कहते हैं, हम जब वहाँ पे जाएंगे कोलैबोरेट करेंगे वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मिलेंगे, तो उनको भी लगेगा लोगों को कि ये लोग वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा था कि इंडिया म्यांमार पॉलिसी सिंस द 90 हैज़ बीन टू सपोर्ट डेमोक्रेटिज्म। कि दोनों की हमेशा से पॉलिसी रही 1990 से कि डेमोक्रेटिजाइजेशन लाने की, कि जिससे हमारी रिलेशन जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं वो हेल्प कर सकें। इसमें यह भी लिखा है कि फैक्टर की ज़रूरत है मिलिट्री रेजिम में जो डिसीजन ले सके ओपन द कंट्री व्हेन इट्स इनिशिएटेड रिफॉर्म वाज इन पार्ट टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना। कि म्यांमार को ज़रूरत है कि वो अपने ऊपर अपना डिपेंडेंस हो सके, किसी के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंस हो सके, ना कि किसी कंट्री पे डिपेंडेंट हो, चाइना जैसी कंट्री पे। तो उसमें इंडिया को हेल्प करनी चाहिए म्यांमार को, इसमें ये बात की गई है। एट लास्ट इसमें कहा गया है फॉर इंडिया म्यांमार इज द की लिंकिंग साउथ एशिया टू साउथ ईस्ट एशिया। कि इंडिया के लिए ये हेल्प कर सकता है म्यांमार साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने के लिए, और ये ईस्टर्न पेरिफेरी हो सकता है, एक फोकल पॉइंट हो सकता है न्यू दिल्ली का रीजनल आउटरीच। न्यू दिल्ली एक फोकल पॉइंट हो सकता है साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया को कनेक्ट करने में। तो एक हेल्प हो सकता है और अच्छी तरह से हेल्प होगा, इंडिया के बहुत ज़्यादा हेल्प होगा इस एडिटोरियल में, यही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है कोर्ट रिमांड्स हमीद इन एनआईए कस्टडी की। इसमें इंपॉर्टेंट आता है एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसे बनाया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के द्वारा। ये एक सेंट्रल एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो वर्क करती है जैसे सोवरेनिटी सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए, अगेंस्ट एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटीज, स्मगलिंग को रोकने के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव है टेरर को ख़त्म करना। एक सेंटर काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में भी वर्क करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके ब्रांचेस है हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, यहाँ पे है। जब इंसिडेंट हुआ 2008 मुंबई टेरर अटैक्स, उसके बाद इसे बनाने की बात की गई थी। अभी हमने देखा 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंसेस रिलेटेड टू काउंटरफेट करेंसी या बैंक नोट मैन्युफैक्चर या सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म ऑफेंसेस अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, इन सबको इसमें जोड़ा गया। इसमें एक स्पेशल कोर्ट भी होती है जो पूरा जुरिडिक्शन देखती है इसका। जो स्पेशल कोर्ट होती है उसके पावर्स उसको मिलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के द्वारा। कोई भी अगर क्वेश्चन अराइज होता है इनके जुरिडिक्शन पे स्पेशल कोर्ट के, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है नो क्लैरिटी ऑन वेदर द वैक्सीन विल बी फ्री फॉर ऑल। की जो
वैक्सीन आएगी वो फ्री भी होगी लोगों के लिए कि नहीं, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। इसमें वही बात की गई है कि देयर इज़ नो क्लैरिटी कि कोविड-19 वैक्सीन जो आने वाली है या जो बन रही है, उनको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के लिए नहीं। तो इसमें कहा गया है वी विल हैव मोर क्लैरिटी इन द वीक्स अहेड व्हेन ट्रायल डाटा फ्रॉम द ऑनगोइंग ट्रायल्स फेज 3 ऑफ द सीरम इंस्टीट्यूट। जैसे ही जो फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं वैक्सीन्स के, अगर वो पूरे होते हैं उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि ये फ्री होंगी कि नहीं, तभी हम इस पे बता सकते हैं। तो इसमें ये भी कहा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा है कि ये लगभग 120 से 140 रुपए में पड़ सकती है फ्री फॉर द जो गरीब है उनके लिए, और जो दे सकते हैं लोग उनको 120 से 140 में दी जाएगी, और जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। जैसे हमने देखा है कि इस वक्त बिहार इलेक्शन के समय बीजेपी का जो उनका था, तो उन्होंने अपने उसमें कहा था इलेक्शन स्पीच में कि हम बिहार को सबसे पहले पहुंचाएंगे और फ्री में सब बिहार को पहुंचाएंगे कहते हैं वैक्सीन। तो देखना है कि कैसे होता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है पॉल्यूशन विंटर पोज अ थ्रेट। सेंटर सेंटर ने कहा है कि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है और विंटर जो आ रहा है, जो एक थ्रेट हो सकता है कोरोना वायरस के स्प्रेड का, और बढ़ सकते हैं फिर से। तो ऐसा इसमें बताया गया है एक सुपर स्प्रेडर्स के रूप में वर्क कर सकते हैं ये लोग, ऐसा आईसीएमआर ने कहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है आईसीएमआर। आईसीएमआर एक एपेक्स बॉडी है जो फॉर्मुलेट करती, कोऑर्डिनेट करती है, प्रमोशन करती है बायोमेडिकल रिसर्च का। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज है इंडिया वर्ल्ड में। इसे फंड मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। इसमें 26 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो वर्क करते हैं स्पेसिफिक हेल्थ टॉपिक, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लेप्रोसी, कॉलरा, डायरियल डिसीजेस और वायरल डिसीज, एड्स, मलेरिया, कालाजार, जो हेल्थ डिसीजेज होती हैं उन पर ये वर्क करते हैं। इसमें 6 रीजनल इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो रीजनल हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। क्या कहते हैं जो काउंसिल का जो रिसर्च प्रायोरिटीज़ होती है वो कॉन्साइड करती है नेशनल हेल्थ प्रायोरिटीज से। जो उस वक्त नेशनल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं उन पर मेनली वर्क करते हैं ये लोग। जैसे ऐसा कोरोना है, तो कोरोना के लिए ये लोग मेनली वर्क करते हैं। तो वैक्सीन क्या ट्रायल चल रहा है, किस तरह से वैक्सीन कहाँ बन रही है, क्या क्या गाइडलाइंस आ सकते हैं, किस तरह से इफेक्ट हो सकता है, तो इस पर ये लोग पूरा वर्क करते हैं इस वक्त। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है रीओपनिंग गाइडलाइंस टू बी इन्फोर्स्ड टिल नवंबर 30। कि रीओपनिंग गाइडलाइंस की बात की गई है इसमें कि नवंबर 30 तक, जो 30 अक्टूबर तक गाइडलाइंस थी उन्हीं को ही फॉलो किया गया है। इसमें वही बात की गई कि लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया जाएगा जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन्स हैं, इसमें ये बात की गई है। होम मिनिस्टर ने कहा ये जो पोस्ट रीओपनिंग जो गाइडलाइंस थी लास्ट मंथ की, उन्हें ही फॉलो किया जाएगा। जो परमिशन दे दी गई है सिनेमाज, इंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल्स के लिए, स्पोर्ट पर्सन के लिए, उनको सब वही गाइडलाइन 30 नवंबर तक भी लगी रहेंगी। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनके बाहर ही हो सकती है। मिनिस्ट्री ने ये भी कहा जो वहाँ पे स्कूल खोल दिए गए हैं, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। किसी को फोर्स नहीं कहा जा सकता कि आप फिजिकल क्लासेस ही लें, आप घर से भी क्लासेस ले सकते हैं। इसमें वही बात किया गया है कि आप फिजिकली अटेंड किया जा सकते हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होगी, किसी के ऊपर इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, और जब तक पेरेंटल कंसेंट ना हो आप किसी बच्चे को नहीं बुला सकते। इसमें ये भी कहा गया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलके देखेगा ओपनिंग ऑफ कॉलेजेस और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कैसे रीओपन करना है और कब रीओपन करना है, तो वो लोग डिसीजन लेंगे, उस पर सेंटर का कोई डिसीजन नहीं होगा। बाकी जो एक्टिविटीज़ खोल दी गई हैं बाकी लगभग सभी खुल गया है। और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी उनको जो कुछ गाइडलाइंस हैं उन पे कि कुछ ही लोग जा सकते हैं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सेंटर से, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।